हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सर्विसेज की। जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी बिजनेस सर्विसेज की कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज उसमें इंक्लूड होती है। तो उसमें सबसे पहली हमारी सर्विस थी बैंकिंग सर्विसेज। अब ये सर्विसेज क्या होती है? ए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग lent टू इंडस्ट्री टू ट्रेड। एक बैंक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको डिपॉजिट कर रहा है। किस लिए? ताकि वो उसे उधार पर दे सके फॉर द पीपल टू इंडस्ट्री ऑन ट्रेड। मतलब जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उन लोगों को बेसिकली पैसों की नीड है। लेकिन जो हाउस होल्ड सेक्टर है, मतलब जो घरेलू जो लोग हैं, उनके पास कुछ पैसा ज्यादा है। मतलब मैं 10,000 रुपए महीने के अर्न करती हूँ लेकिन मेरे पास 2,000 रुपए एक्स्ट्रा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन्हें बैंक में जाकर जमा कर दिया। तो बैंक ने एक सर्विस मुझे दी। वो सर्विस क्या थी? उसने मेरे पैसों को डिपॉजिट कर लिया। लेकिन जो एक इंडस्ट्री थी, एक इंडस्ट्री में मतलब XYZ कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत थी। तो मेरे उन 2,000 रुपयों को बैंक ने उस इंडस्ट्री या ट्रेड को दे दिया अपना व्यापार करने के लिए। वहां से उन्होंने उस पर उसको ब्याज पर दिया, मतलब 10% की ब्याज पर दिया, और मुझे बैंक दे रही है 5% ब्याज। तो इस प्रकार से बैंक हमें काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बैंकर्स आर नॉट मेयरली मनी लेंडर्स। जो बैंकर्स होते हैं वो केवल मनी लेंडर्स ही नहीं होते, मतलब वो केवल और केवल हमें पैसे उधार पर देने की सर्विसेज ही नहीं देते। ए बैंक लेंड्स what it borrows from others. A bank is buyer and seller of money. तो बेसिकली जो बैंक है वो हमारे पैसों को डिपॉजिट भी कर रहे हैं अपने पास, वो हिफाजत से भी रख रहे हैं। तो जो बैंक है वो बायर भी है एंड मनी का सेलर भी है। ए बैंक अर्न्स अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी विच इट बोरोज। तो बैंक कैसे अर्न करती है? बाय मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी विच इट बोरोज। जो इसने उधारी पर लिया उसको उधारी पर देकर ही यह एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट के थ्रू अर्न करती है। अब डेफिनेशन क्या दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1949 में बैंक की? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। हमने जो बैंक है, बैंक ने मनी को एक्सेप्ट किया डिपॉजिट्स के रूप में पब्लिक से। उसका पर्पज क्या था? ताकि इसको लैंडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिया जाए। ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। मतलब बैंक में अगर हम जाएं और हम कौन कौन से प्रकार के हम अकाउंट्स वहां पर ओपन करवा सकते हैं। सबसे पहले है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, फिर है करंट डिपॉजिट अकाउंट, फिर है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिर है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिर है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? A person can open a saving deposit account by depositing a small sum of money. कोई पर्सन बैंक में जाकर अपना एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना चाहता है कि अगर जितने भी पैसे मैं सेव करता जाऊं साथ के साथ मैं उसे डिपॉजिट भी बैंक में कराता जाऊं। तो जो कोई भी पर्सन है वो बैंक में जाकर अपनी छोटी सी धनराशि को जमा करके भी अपना जो बैंक में खाता खुलवा सकता है। He can withdraw money from his account whenever needed and can deposit whenever surplus is available. अब जब कभी भी उसको पैसों की जरूरत है उसने बैंक से पैसे निकाल लिए, एंड जब कभी भी उसके पास पैसे ज्यादा मात्रा में आए उसने उन पैसों को बैंक में जमा करा दिया। डिपॉजिटर इज इश्यूड अ चेक बुक एंड पासबुक। जो डिपॉजिटर है तो बेसिकली जिस पर्सन ने उन पैसों को जमा कराया है उसको एक चेक बुक मिलेगी एंड एक पासबुक मिलेगी। ऑल द अमाउंट्स डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन बाय डिपॉजिटर रिकॉर्डेड इन पासबुक। वो जो भी अमाउंट उसमें डिपॉजिट करेगा या विड्रॉ करेगा सब के सब पासबुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक तरीके से उसे ब्याज भी मिलेगा जब उसने पैसा वहां पे जमा कराया है। नेक्स्ट है हमारा करंट डिपॉजिट अकाउंट। दीज आर ओपन्ड बाय बिजनेसमैन। करंट डिपॉजिट अकाउंट मतलब हमने अभी तक पढ़ा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट होते हैं हमारे करंट डिपॉजिट अकाउंट जो कि ओपन कराए जाते हैं बिजनेसमैन के द्वारा। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर्ड। जो अकाउंट होल्डर है वो कभी भी मतलब जब उसका मन में आए तब वो उनमें पैसे को जमा करा सकता है, जब चाहे वो पैसे को निकाल सकता है। विड्रॉल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक। जो विड्रॉल है मतलब जब वो पैसे निकालेगा हमेशा चेक के थ्रू निकालेगा। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस अकाउंट। मतलब जो ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस अकाउंट में वो भी अवेलेबल होती है। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट, रादर सम सर्विसेज चार्जेस इज चार्ज बाय बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। ये जो अकाउंट है इस पर कोई भी इंटरेस्ट तो पे नहीं होता है, बल्कि एक तरीके से इन अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए बैंक जरूर कुछ रेंडरिंग सर्विसेज चार्जेस ले सकती है। नेक्स्ट है हमारे रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट।
ए डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट से 100 रुपीज एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है जहां पर हम एक फिक्स्ड पीरियड में एक फिक्स्ड अमाउंट को बार बार में बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिपॉजिटर है वो बहुत छोटे अमाउंट भी वो डिपॉजिट करा सकता है, जैसे कि 100 रुपीज एवरी मंथ। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। अब जब एक मैच्योरिटी पीरियड उसका हो जाएगा, हमने 1 साल तक के लिए करा कि हम हर महीने 100 रुपए बैंक में जमा कराते जाएंगे। फर्स्ट मंथ मैंने 100 रुपए बैंक में जमा कराए, फिर सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, ऐसे ही 12 महीने तक कराए। मेरे 1200 रुपए हो गए। 1200 रुपए पर उन महीनों के हिसाब से जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो मुझे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिल जाएगा। The rate of interest on recurring deposit account is higher than on savings account. Next, a fixed deposit account, FD. Fixed deposit is repayable after the expiry of the specified period. इसका मतलब है जब हम अपना पैसा एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जमा कराते हैं बैंक में तो उसको बोला जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। द पीरियड में वेरी फ्रॉम 6 months to 5 years. ये जो टाइम है ये 6 महीने से 5 साल के लिए हो सकता है। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज्यादा लॉन्ग पीरियड होता जाएगा डिपॉजिट का, उतनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर बढ़ती जाएगी। द बैंक इश्यूज अ रिसीप्ट टू द डिपॉजिटर एक्नॉलेजिंग द रिसीट कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट। जो बैंक है वो इश्यू करेगी एक रिसीट डिपॉजिटर के नाम पर जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट बोला जाएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी इज हाईएस्ट। मतलब जो रेट मिलता है इंटरेस्ट का वो सबसे ज्यादा हाई होता है एफडी में। अब सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड कराता है बैंक? सबसे पहली सर्विस आती है बैंक के द्वारा बैंक ड्राफ्ट। अभी बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? इट इज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय बैंक। एक ऐसा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो कि बैंक के द्वारा इश्यू किया जाता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। इट इज मेड बाय द बैंक इटसेल्फ सो देयर इज नो रिस्क ऑफ डिसऑनर। ये जो बैंक के द्वारा खुद से ही करे जाते हैं इसलिए यहाँ पर डिसऑनर होने के कोई भी चांसेस नहीं। कैन बी इनकैश्ड ओनली बाय द पर्सन इन हुज नेम इट इज इश्यूड। केवल और केवल जो वो जिस पर्सन के नाम पर इस बैंक ड्राफ्ट को इश्यू किया गया है वही पर्सन इसके पैसों को इनकैश करा सकता है। द बैंक आल्सो चार्जेस सम कमीशन फॉर इशूइंग बैंक ड्राफ्ट। जो बैंक है वो भी कुछ पैसे चार्ज करती है इस बैंक ड्राफ्ट को इश्यू करने के लिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टू पे एडमिशन फीस इन अ कॉलेज इन अनदर सिटी। आप किसी दूसरी सिटी में रहते हो और आप जिस सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो और जिस सिटी में आप रह रहे हो वहां सिटी के बैंक में जाकर आपने कहा कि आपको एक बैंक ड्राफ्ट चाहिए। आप बैंक जाते हो और बोलते हो मुझे बैंक ड्राफ्ट बनवाना है 5000 रुपए का एबीसी कॉलेज के नाम पे। बैंक आपके अकाउंट पे पैसे काट कर ड्राफ्ट बनाता है। मतलब आपने बेसिकली बैंक को 5000 रुपए दिए, बैंक ने आपके नाम पर एक बैंक ड्राफ्ट दे दिया, आपको एक बैंक ड्राफ्ट काट के दे दिया। आपने जो ये ड्राफ्ट है वो पोस्ट या कुरियर से आपने कॉलेज भेज दिया। कॉलेज जब बैंक में ड्राफ्ट जमा कराएगा उनके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। अब जो बैंक ड्राफ्ट है वो इश्यू किया गया था कॉलेज के नाम पर, तो जो कॉलेज है कॉलेज ही इसको इनकैश करा सकता है, तो उसको कैश में कन्वर्ट करा सकता है। सो इसमें चेक बाउंस होने का रिस्क नहीं होता क्योंकि हमने पैसे पहले ही जमा करा दिए थे बैंक को। उसके बाद बैंक ने जो हमें बैंक ड्राफ्ट दिया उस बैंक ड्राफ्ट को हमने उस पर्सन को दिया जिसके नाम पर इश्यू किया गया था और उस पर्सन ने जब इसको बैंक में ले जा करके इनकैश कराया तो उसके अकाउंट में पैसे आ गए। तो ये होता है हमारा बैंक ड्राफ्ट। हमारा नेक्स्ट होता है बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? ये सेम टू सेम वैसा ही ड्राफ्ट होता है बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, लेकिन इसका यूज होता है पेमेंट विद इन द सेम सिटी। जब सेम सिटी के लिए हम पेमेंट करते हैं। इश्यूड बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर फॉर लोकल पेमेंट। लोकल पेमेंट्स के लिए यूज होता है। प्रीपेड एंड कैन नॉट बाउंस। यहाँ पर भी हम पहले की तरह पहले ही पेमेंट कर देते हैं, इसमें बाउंस होने का चांस नहीं है। It's a kind of bank draft which is payable within the town, so it can be called as local bank draft. ये इस प्रकार का बैंक ड्राफ्ट है जो कि हमें अपने ही टाउन में पेमेंट करानी है, सो इसलिए इसे लोकल बैंक ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। द कमीशन चार्ज ऑन पे ऑर्डर्स इज लेस देन ऑन ए बैंक ड्राफ्ट। जैसे कि हमें अपनी एग्जाम की फीस देनी है अपने लोकल बोर्ड ऑफिस में ही, तो इसको बोलेंगे बैंकर्स चेक। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। A facility where a customer is allowed to withdraw more money than the balance in their current account। एक ऐसी फैसिलिटी जहां पर एक कस्टमर को इस बात की परमिशन मिलती है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उन पैसों से ज्यादा पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो, तो इसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द एक्स्ट्रा अमाउंट यूज्ड। इंटरेस्ट केवल उस अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला है। टेम्पररी एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ये टेम्पररी है, मतलब एक जो बिजनेसमैन है उसके बैंक अकाउंट में 5000 रुपए, अब उसने क्या किया, उसको 15000 रुपए की जरूरत थी तो उसने 15000 रुपए बैंक से निकाल लिए। 5000 रुपए तो उसके खुद के हो गए, जो 10000 रुपए उसने फालतू निकाले हैं वो है ओवरड्राफ्ट। वो कहता है कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो टेम्पररी होता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए इसका यूज होता है। इंटरेस्ट के साथ जब उसको वो पेमेंट कर देगा तो उसके ओवरड्राफ्ट की पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट।
इसका क्या मतलब है? अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। मतलब हम एज अ सिक्योरिटी बैंक को देकर उससे कुछ कैश में उधारी ले सकते हैं। जैसे कि शॉपकीपर है, उसने क्या किया, उसने अपनी जो गोल्ड ज्वेलरी है वो बैंक को दी और बैंक ने उसको एक लिमिट दी कि आप 5 लाख रुपए तक का हमसे कैश ले सकते हो क्रेडिट में। आप 5 लाख रुपए तक की उधारी हमसे ले सकते हो, बाद में आप इंटरेस्ट के साथ जब इसको पे करोगे तो आपकी गोल्ड ज्वेलरी आपको वापस मिल जाएगी। तो बेसिकली जो गोल्ड ज्वेलरी है उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए से ज्यादा होगी, क्योंकि जो सिक्योरिटी की वैल्यू उससे ज्यादा ही होगी जितने की उसे क्रेडिट की लिमिट दी गई है। अब जो शॉपकीपर है उसने क्या किया, उसने केवल 2 लाख रुपए ही बैंक से निकाले। हालांकि वो 5 लाख रुपए निकाल सकता था, लेकिन जितने रुपए उसने अब निकाले हैं केवल और केवल उसी उसी अमाउंट पर ही उसे इंटरेस्ट पे करना होगा। इस 2 लाख रुपए पर ही अब उसे इंटरेस्ट पे करना है। उसे 5 लाख रुपए की जरूरत नहीं थी, उसे 2 लाख रुपए की जरूरत थी। अगर वो चाहे तो वो और 3 लाख रुपए निकाल। लोन क्या होता है? लोन एक सम एडवांस रिपेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। जो लोन है वो हमें दोबारा पे बैक करना पड़ेगा, हम चाहे तो इसे इंस्टॉलमेंट में भी पे बैक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, मतलब एक प्रकार से डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब हमने डायरेक्टली किसी को कैश देके हमने पेमेंट कर दी, किसी के थ्रू हमने पेमेंट करवा दी। लेकिन डिजिटल पेमेंट का मतलब है जब हम यहाँ पर ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर रहे हैं, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक EFT हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो इसको बोला जाता है डिजिटल पेमेंट। अब ये किस किस प्रकार से हो सकती है? सबसे पहले है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो कि बैंक के द्वारा इश्यू किया जाता है। इसका यूज किया जाता है पैसे निकालने के लिए फ्रॉम ATM और मेक परचेजेस। इसके थ्रू हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। मनी इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। जो पैसा है वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। यू कैन स्पेंड ओनली व्हाट इज अवेलेबल इन योर अकाउंट। देखो, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए थे, मैं शॉपिंग करने के लिए एक स्टोर पर जाती हूँ, वहां पे मैंने 8,000 रुपए की शॉपिंग की। तो जो पेमेंट है मैं अपने डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकती हूँ। तो डेबिट कार्ड, अब जो जैसे ही मैंने वहां पे अपना डेबिट कार्ड यूज किया, मेरे बैंक अकाउंट में से 8,000 रुपए कट जाएंगे और वो उस स्टोर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने 12,000 रुपए की शॉपिंग की होती तो मैं केवल 10,000 रुपए ही अपने बैंक अकाउंट से कटवा सकती थी। बाकी जो 2,000 रुपए वो मुझे अलग से पे करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे अकाउंट में जितना बैलेंस अवेलेबल है मैं उतना ही स्पेंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट होता है क्रेडिट कार्ड। वो भी एक ऐसा प्लास्टिक का कार्ड होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप बैंक से पैसे उधार ले सकते हो। यू कैन स्पेंड नाउ एंड पे लेटर, मतलब आप आज खर्चा कर लो लेकिन उसकी पेमेंट आप बैंक को बाद में कर देना। कम्स विद अ क्रेडिट लिमिट, उसकी क्रेडिट लिमिट भी होती है। इफ नॉट पेड ऑन टाइम इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग बैलेंस इन इट। मैं शॉपिंग करने के लिए एक स्टोर पर जाती हूँ, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, वहां पे मैंने 10,000 रुपए की शॉपिंग की, मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मैंने वहां पर क्रेडिट कार्ड यूज किया। मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 15,000 रुपए। तो मैंने क्या किया, मैंने 10,000 रुपए का वहां पे अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 10,000 रुपए की पेमेंट कर दी। मतलब मैंने आज खर्चा कर लिया है, अब मैं बैंक को 1 महीने के अंदर उस पेमेंट को कर सकती हूँ। अगर मैंने 1 महीने से ज्यादा टाइम लगाया पेमेंट करने में तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक ऐसा सिस्टम जो एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा ट्रांसफर करता है, पूरे इंडिया में वर्क करता है। ट्रांसफर्स आर प्रोसेस्ड इन बैचेस। तो ट्रांसफर होगा वो बैचेस में होगा, मतलब थोड़ा स्लोली 1 to 2 आवर्स में। सुइटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम ट्रांजेक्शंस। आपको कोई लोकल पेमेंट या फिर बहुत छोटी पेमेंट करनी है, रेंट पे करना है, ग्रोसरी का पेमेंट करना है, कोचिंग फीस पे करनी है, तो आप NEFT का यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम इंस्टेंट मनी का यूज करेंगे बैंक्स के बीच में ट्रांसफर कराने के लिए। यूज्ड फॉर लार्ज अमाउंट्स, यहाँ पर मिनिमम लिमिटेड 2 लाख। मतलब अगर आपको RTGS करनी है, ये बहुत बड़ी पेमेंट्स के लिए यूज होता है। मेरे को 2 लाख से ज्यादा की कोई पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ पर एक बार में पेमेंट कर सकती हूँ। मतलब बहुत इंस्टेंट, बहुत जल्दी टाइम में मेरी पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चली जाएगी। सेटल्ड इन रियल टाइम, रियल टाइम में सेटल होगा, बैचेस में नहीं होगा, बहुत सेफ है एंड बिग ट्रांजेक्शन्स के लिए बहुत फास्ट है। नेक्स्ट है ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक मशीन जो कि हमें ये परमिशन देती है कि हम अपने पैसे को बिना बैंक में जाके निकाल सकते हैं। मतलब बैंक में मेरा पैसा है लेकिन मेरे को बैंक नहीं जाना, तो मैं ATM में जाकर अपने पैसे को निकाल सकती हूँ। 24/7 वर्क करता है। आपने अपने ATM कार्ड या डेबिट कार्ड इंसर्ट किया अपने ATM मशीन में, पिन डाला अपना एंड आप अपने कैश को उसमें से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है ई कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश। ये डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है, यूज्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, स्टोर्ड इन डिजिटल वॉलेट्स लाइक Paytm, फोन पे, Amazon पे एक्सेट्रा। नो फिजिकल कैश इन्वॉल्व है, फास्ट एंड कन्वीनियंट है मोबाइल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए।